आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। इनसाइट के डेली करंट अफेयर की सीरीज़ में 22 अगस्त को डिस्कस करेंगे। 7 टॉपिक्स आए हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 22 अगस्त के बाद 23 अगस्त को संडे है। तो जो लोग रेगुलर फॉलोअर हैं उन लोगों को क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे हर बार कमेंट में क्वेश्चन आता है कि संडे वाली वीडियो नहीं आई, संडे वाली वीडियो नहीं आई। संडे को इनसाइट वाले अपलोड नहीं करते हैं कोई भी करंट अफेयर्स। मे बी इस बार वो लोग जो पिछले वीक का 17 और 18 का जो पेंडिंग था ना, मे बी वो वाले सेशंस अपलोड कर देंगे। अगर वो आएंगे तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, नहीं तो फिर मंडे को 24 को जो होगा उसकी वीडियो आपको आएगी। तो रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार 21 अगस्त को। पहले 21 अगस्त को 5 टॉपिक्स आए थे, छोटे छोटे टॉपिक्स थे। पहला था हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंडिकेटर्स। ये एक पीरियोडिक कंपेंडियम था, इसकी जो इंडिया के अंदर साइंटिफिक रिसर्च हो रही है उसके रिगार्डिंग, और इसे प्रिपेयर किया था NSTMIS ने, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक डिवीज़न है। इसकी जो की फाइंडिंग्स थी उसमें ये देखने को मिला था कि जो प्राइवेट सेक्टर रिसर्च कंपनीज़ हैं वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का जो प्रोपोर्शन है वो विमेन का ज़्यादा है कोर रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में। और कुछ की टेकअवेज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर की जो कमिटमेंट थी वो ज़्यादा थी इंश्योर करने में कि विमेन साइंटिस्ट का फेयरली रिप्रेजेंटेशन हो। अगर हम लोग बात करते हैं कि जो ड्रॉप देखने को मिला था विमेन का डॉक्टर और प्रोफेशनल के स्टेजेस में, वो था क्योंकि उनके ऊपर सोशल प्रेशर बहुत होता है, प्लस में जो पेट्रियार्कल एटीट्यूड्स होते हैं हायरिंग प्रैक्टिसेस में, उसके कारण। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट आई थी। इन्होंने 4242 सिटीज़ को कवर किया था, 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स को, 92 गंगा टाउन्स को, और 28 डेज़ का सर्वे था। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी सिटीज़ के बारे में उनकी रैंकिंग दी गई थी। अगर हम बात करें ओवरऑल की बात करें तो इंदौर वाज ऑन टॉप, छत्तीसगढ़ था क्लीनेस्ट 100 अंडर मोर देन 100 ULBs के साथ, अहमदाबाद क्लीनेस्ट मेगा सिटी, न्यू दिल्ली क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी, एंड मैनी मैनी मोर थिंग्स। क्लीनेस्ट मेगा सिटी विद मोर देन 40 लाख पॉपुलेशन अहमदाबाद गुजरात। स्वच्छ सर्वेक्षण क्या है? ये PM मोदी ने 2016 में लॉन्च किया था। इसका मतलब था कि हम लोग सिटीज़ की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे स्वच्छ भारत अभियान के अंडर, विच वाज लॉन्च इन 2014 2 अक्टूबर। और इस सर्वे को करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन था उसका नाम है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक ऑटोनमस एक्रेडिटेशन बॉडी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1997 में सेटअप किया था। देन वी हैड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़, जो रिसेंटली आप लोगों को पता होगा फेसबुक का और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का जो एक इशू चल रहा है उसके रिगार्डिंग जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, उन्होंने 2 सितंबर को फेसबुक को समन किया है। समन का मतलब होता है ऑफिशियल नोटिस भेज के बुलाना। तो पार्लियामेंट्री टाइप कमेटीज़ क्या होती हैं, उसमें स्टैंडिंग कमेटीज़ के बारे में देखा था। देन DRSCS फाइनेंस कमेटीज़, सेलेक्ट कमेटीज़, और 13 लोकसभा के अंदर ईच DRSC में कितने मेंबर्स होते रहे, 13 तक। उसके बाद 2004 में मेंबर्स का जो रिप्रेजेंटेशन था वो चेंज हो गया था, 45 से 31 कर दिया था हम लोगों ने। मैक्सिमम पीरियड 1 ईयर तक का होता है, फिर इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। एस्टिमेट कमेटी में 30 मेंबर्स होते हैं, सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी और जो कमेटी होती है पब्लिक अंडरटेकिंग की, उसमें 22 होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की अथॉरिटी आर्टिकल 105 से आती है और आर्टिकल 118 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी होती है कि इनके लिए रूल्स वगैरह सेटअप कर सकता है। जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं इन कमेटीज़ की वो पार्लियामेंट के लिए बिल्कुल भी बाउंडिंग नहीं होती हैं। सीरो सर्वे के रिजल्ट्स क्या हैं इंडिया के अंदर? लास्ट 2 महीनों में सीरो सर्वेज़ किए गए थे। सीरो सर्वेज़ में हम लोग क्या करते हैं, लोगों का ब्लड टेस्टिंग करते हैं, ब्लड सैंपल लेकर के ये डिटरमाइन करते हैं कि उस इंसान को नोवेल कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है या नहीं है, और अगर पास्ट में तो था इन्फेक्शन यानी उसकी बॉडी में कोई एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं इस इन्फेक्शन को लेकर। तो अभी तक जो एस्टिमेट किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि जितने टेस्ट दिखा रहे हैं इंडिया के अंदर डेली 10 लाख से ऊपर टेस्ट हो रहे हैं, और अभी जो डेटा चल रहा है उसमें 50-70,000 के आसपास डेली हमारे पास इन्फेक्शियस केसेस आ रहे हैं। लेकिन सीरो सर्वे के रिजल्ट बताते हैं कि इंडिया के अंदर जो वाइड स्प्रेड हुआ है वायरस का वो बहुत ज़्यादा है, जितना टेस्ट शो कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा। पुणे के अंदर मोर देन 51% जिन लोगों को भी टेस्ट किया गया था उसमें 51% से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनकी बॉडीज़ में कोरोना वायरस के एंटीबॉडीज़ मिले थे, यानी कि उनका कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो चुका है। और जो सिटी की पॉपुलेशन है वो 4 मिलियन है। ये कह रहे हैं कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस सिटी ऑफ 4 मिलियन, तकरीबन 2 मिलियन ऐसे लोग हो सकते हैं जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं। दिल्ली में भी पहले एक्सरसाइज की गई थी, वहाँ पर ही पाया गया था कि जितने कंफर्म केसेस थे उनसे 40% ज़्यादा लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ मिली थी। सेकंड सर्वे के अंदर 29% दिल्ली के पास एंटीबॉडीज़ मिली है कोविड-19 की, मुंबई में अबव 40% एंड मैनी मोर थिंग्स।
ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक था नेशनल स्ट्रेटजी फॉर द फाइनेंशियल एजुकेशन 2020 और 25। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्ट्रेटजी रिलीज़ की थी, अगले 5 साल में हम लोग किस तरीके से लोगों को फाइनेंस एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, स्कूल्स के करिकुलम में कैसे डालना है, जो लोग स्कूल से आउट हो चुके हैं, ग्रेजुएट्स में या फिर जॉब में, उन लोगों को इंडिया के अंदर उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या हो सकता है, उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, इंश्योरेंस वगैरह पे कैसे काम करना है, इसके रिगार्डिंग एक स्ट्रेटजी बनाई गई थी। इससे पहले भी ये एक बार आई थी 2013 के अंदर। प्रिपेयर किसने किया है? NSFE को सामने रखा है NCFE ने। NCFE होता है नेशनल सेंटर फॉर द फाइनेंशियल एजुकेशन। इसके ये कंसल्टेशन लेता है 4 फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर से। RBI हो गया, SEBI हो गया, IRDAI हो गया और PFRDA हो गया। ठीक है, इन्होंने कहा कि हम लोग 5C अप्रोच लेके चलेंगे: कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन। ठीक है, फाइनेंशियली लिटरेरी कंटेंट स्कूल चिल्ड्रंस को प्रोवाइड किया जाएगा। एक कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करेंगे फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइडर के लिए कि वो किस तरीके से इसको प्रोवाइड करेगा। इसको पूरे फ्रेमवर्क को मॉनिटर इवैल्यूएट करने के लिए भी एक रोबस्ट प्रोग्रेस एक स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। सिग्निफिकेंस में क्या होगा कि हम लोगों को देखने को मिलेगा कि पीपल विल डेवलप हैबिट्स की किस तरीके से क्रेडिट को अवेल किया जाता है। ठीक है, NCFA वगैरह, नॉट जस्ट क्रेडिट, उसके अलावा इंश्योरेंस के ऊपर कैसे काम किया जाता है। लाइफ के अंदर बहुत सारे स्टेजेस आते हैं जहाँ पर फाइनेंशियल रिस्क होते हैं, उसको मैनेज करने की एबिलिटी आएगी जब आपको फाइनेंस के बारे में पता होगा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि बॉन्ड क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होता है, इंश्योरेंस में कैसा पैसे दिया जाता है, या फिर इन्वेस्टमेंट कहीं करना हो तो वो कैसे करना होता है, IPOs क्या होते हैं। तो इन सब के रिगार्डिंग ये स्ट्रेटजी है कि हमारा आज का पहला टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। सेकंड इज श्रीलंका टू एबॉलिश 19th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड इज अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। फोर्थ इज प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। फिफ्थ इज व्हाट आर पार्टिसिपेटरी नोट्स। सिक्स्थ इज थुम्बी महोत्सवम 2020 और सेवन्थ इज स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। GS पेपर 2 के अंडर आता है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स। टॉपिक इज कवर्ड अंडर अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स, पावर, फंक्शंस एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्टेक्स्ट क्या है? आर्टिकल 324 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, विच प्रोवाइड्स फॉर कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुपरिटेंडेंस होगी, वो डायरेक्शन और कंट्रोल प्रोवाइड करेगा इंडिया के अंदर कैसे हमारे इलेक्टोरल रोल्स होंगे ताकि पार्लियामेंट में इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाए। उसी आर्टिकल 324 के परसुएंस में जो क्लॉज 2 है, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है राजीव कुमार को, हु इज़ अ रिटायर्ड IAS ऑफिसर, एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर, वन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर। ध्यान से देना, यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या होता है और इलेक्शन कमिश्नर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर क्या कुछ कॉम्पोजिशन होता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के अंदर जो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है ना, और उन्हीं के तरह से बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो ये जो राजीव कुमार है ना, इनको इलेक्शन कमिश्नर चूज़ किया गया है। ध्यान देना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट नहीं किया गया है, ठीक है ना। और प्रेसिडेंट ये फिक्स करते रहते हैं टाइम टू टाइम कितने इलेक्शन कमिश्नर उनको रिक्वायरमेंट होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। When any other election commissioner is so appointed, the chief election commissioner shall act as chairman। जब कोई भी दूसरा इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जा रहा होता है, उस टाइम पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट रीजनल कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए इस तरह के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, उनकी एडवाइस ले सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कंडीशन क्या होती है इनके सर्विस की, टेन्योर का होता है इलेक्शन कमिश्नर्स का, रीजनल कमिश्नर्स का, ये सब कुछ डिटरमाइन करते हैं प्रेसिडेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन में डिफरेंस क्या क्या होते हैं? वैसे देखा जाए तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो चेयरमैन होता है इलेक्शन कमीशन का, लेकिन उसकी पावर इक्वल होती है इलेक्शन कमिश्नर्स की, ठीक है ना। जो भी मैटर्स होते हैं इस कमीशन के अंदर वो डिसाइड किए जाते हैं मेजॉरिटी के साथ। यानी कि ये नहीं कि अगर आप चेयरमैन हो तो आपकी फाइनल कॉल होगी, लेकिन आप एक रिप्रेजेंटेटिव ज़रूर होते हो उसके अंदर, मेजर रिप्रेजेंटेटिव, पर फाइनल जो डिसीजन होगा वो मेजॉरिटी के साथ जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं और प्लस में जो अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, इनको इक्वल सैलरी मिलती है, इक्वल अलाउंस होते हैं, बाकी सारे बेनिफिट्स इक्वल ही होते हैं। टेन्योर की बात करें तो दे कैन होल्ड द ऑफिस मैक्सिमम फॉर 6 years, या फिर जब तक उनकी एज 65 नहीं हो जाती, दोनों में से जो भी पहले होगा। वो रिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी मोमेंट, ठीक है, और अपना रेजिग्नेशन वो प्रेसिडेंट को देते हैं।
रिमूवल की बात करें तो रिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी समय पर, या फिर जिसके कारण उनका जो एक्सपायरी टर्म है उससे पहले उनको रिमूव किया जाता है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनको रिमूव करने के लिए ऑफिस में सेम प्रोसीजर होता है जो हम लोग किसी एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का प्रोसीजर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज श्रीलंका टू एबॉलिश द 19th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस टॉपिक इज कवर्ड अंडर कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर्स। कॉन्टेक्स्ट क्या है, आप लोगों को पता होगा श्रीलंका के अंदर जो अभी नए प्रेसिडेंट आए हैं गोटबाया राजपक्षा, उन्होंने अपनी एक स्पीच के अंदर डिक्लेयर किया था कि वो उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है श्रीलंका का, उसमें एक बहुत ही लैंडमार्किंग अमेंडमेंट हुआ था 19th अमेंडमेंट। उसके बारे में हम लोग नीचे देखेंगे कि वो क्या था। वो उन्होंने कहा है कि इसको रिपील कर देंगे, यानी कि इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है ना, और इसके बाद एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ वो आगे बढ़ेंगे। क्यों? देखो, राजपक्षा जो कैंप पे उन्होंने देखा है कि जो 19th अमेंडमेंट का जो क्लॉज है ना, ये प्राइमरीली किसी भी लीडर को उसकी पावर को दोबारा से एक्सरसाइज करने से रोकता है। बेसिकली मैं आपको अगर बताऊंगा तो 19th कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इन्होंने जो प्रेसिडेंट का टर्म था ना, एक तो वो 6 साल से 5 साल कर दिया था कि भाई 6 साल नहीं रहेगा प्रेसिडेंट, 5 साल रहेगा। सेकंड टाइम लिमिट, वो लिमिट लगा रही थी कि 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। इसी कारण जो महिंद्रा राजपक्षा थे ना, वो प्रेसिडेंट अभी नहीं बन पाए, तो उन्होंने अपने भाई गोटबाया राजपक्षा को प्रेसिडेंट बना दिया क्योंकि वो पहले 2 बार बन चुके थे। तो अब उन्होंने क्या किया कि हम लोग सिंस ये एक ही फैमिली के हैं, दोनों भाई हैं, तो इन्होंने डिसाइड किया कि 19th अमेंडमेंट जो है ना, उसके कारण प्रेसिडेंट की जो पावर थी वो प्रेसिडेंट से 2 बार, कोई भी इंसान 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता था, इसको हम लोग हटा देंगे सो दैट महिंद्रा राजपक्षा जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रेसिडेंट बन सके। इस चीज़ के ऊपर काम करने की बात है। तो ये अमेंडमेंट 2015 में आया था, ठीक है ना, और इसके कारण जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी थी उसकी बहुत सारी पावर, अब उनके केस में एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी है, ध्यान रखना, उनकी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी नहीं है। इंडिया में हमारे प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं एग्जीक्यूटिव हेड, हमारा जो कैबिनेट होता है ना वो करता है एग्जीक्यूटिव का काम। लेकिन अगर हम बात करें यूएस की, श्रीलंका की, तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है वो होता है उनका एग्जीक्यूटिव हेड। तो उसकी पावर्स को लिमिट कर दिया था ये जो 19th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और इससे पहले 1978 से पहले ही उनकी पावर अच्छी थी, लेकिन 19th कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, 19th अमेंडमेंट के बाद उनकी पावर को थोड़ा सा लिमिटेड कर दिया था। उन्होंने प्रेसिडेंट का जो टर्म था उसको 6 साल से रिड्यूस करके 5 साल कर दिया था। एक उन्होंने नया टर्म के ऊपर लिमिट लगा दी थी कि कोई भी इंसान सिर्फ 2 बार के लिए प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है। प्लस में जो पावर थी प्रेसिडेंट की, वो डिसॉल्व कर सकता है पार्लियामेंट को, वो कर दी थी कि 4.5 ईयर्स के बाद ही। एंड इसके बाद द रिवाइवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट कमीशंस, ये एक नया अपडेट दिया था इन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल का रिवाइव करना और इंडिपेंडेंट कमीशंस एस्टेब्लिश किए थे। प्लस उन्होंने कहा था कि जब 19th अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, इसी को हटाने के लिए गोटबाया राजपक्षा ने स्पीच में बोला था। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट जो है वो कैबिनेट के हेड रहेंगे और वो मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर। इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, हम लोगों ने एक तो पहले देखा ओवरव्यू कि क्या क्या किया गया था 19th अमेंडमेंट के अंदर। अब देखते हैं कि 19th अमेंडमेंट को क्यों लेके आया गया था। इसका जो मेजर मोटिव था कि जो प्रेसिडेंसी को जो पावर मिलती थी ना 18th अमेंडमेंट के कारण, ठीक है ना, उस चीज़ को थोड़ा सा वीकन करने का मोटिव था। ओके, तो 18th अमेंडमेंट ने जो प्रेसिडेंसी की पावर थी उनको ग्रेटली एक्सपेंड कर दिया था। उसी चीज़ को वीक करने के लिए इन्होंने 19th अमेंडमेंट लेके आए थे। अब जो 18th अमेंडमेंट था उसके 4 बेसिक चेंजेस थे, ठीक है। उसमें क्या था कि प्रेसिडेंट जो है ना वो कितने भी बार री इलेक्ट हो सकता है। जो 10 मेंबर का कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल था उसको रिप्लेस कर दिया था एक 5 मेंबर के पार्लियामेंट्री काउंसिल के साथ। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट कमीशंस थे उन सबको प्रेसिडेंट की अथॉरिटी के अंडर लेके आ गए थे। ये सारे के सारे 18th अमेंडमेंट थे, ध्यान देना। इन सबको रिप्लेस करके ये लोग ये वाला अमेंडमेंट लेके आए थे 19th, ठीक है। और अब इस 19th को हटा के फिर से कुछ नया चीज़ लेके आने की बात की जा रही है। जो इनका 18th अमेंडमेंट था, इट इनेबल्स द प्रेसिडेंट कि वो अटेंड कर सकते हैं पार्लियामेंट को वंस इन 3 मंथ्स। एंड उनको एंटाइटल किया था कि उनके पास सारे प्रिविलेजेस होंगे, सारी इम्यूनिटीज़ होंगी और पावर होंगी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अदर देन एंटाइटलमेंट टू वोट, ठीक है। 19th अमेंडमेंट जो था वो उनके बहुत सारे डिसीजंस जो थे, जो कंपोनेंट्स थे 17th अमेंडमेंट के, उन सबको काउंटर बैलेंस करता था। नाउ वी हैव अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना. This topic is covered under the welfare schemes for the vulnerable sections of the population by center and state. The performance of these schemes, their mechanism, laws, institutions, and the bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable
सेक्शंस। न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था ना, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलता था, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना जो ESI के अंडर आती है, इसमें कुछ रिलैक्सेशन मिली है इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर। ये योजना क्या है? इसको लॉन्च किया था एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ने 2018 के अंदर। इसका एम था फाइनेंशियली सपोर्ट करना उन लोगों को जिनकी जॉब चली गई है, जो जॉबलेस हो गए हैं, क्योंकि जहाँ पर भी वो काम करते थे वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट पैटर्न में कुछ चेंज हुआ था। लेटेस्ट चेंजेस क्या हुए, इससे पहले आपको थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में बता देता हूँ। बेसिकली अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो, ठीक है ना, तो ESI जो है, जिसको बेसिकली जो एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेशन है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट के अंडर में, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पर जॉब करते हो, आप कुछ अमाउंट अपना इंश्योर करवाते हो यहाँ पर, ठीक है, अपना इंश्योरेंस देते हो। इसी के साथ में गवर्नमेंट भी इस फंड के अंदर कुछ अमाउंट जनरेट करती है, जस्ट इन केस के आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और आपकी जॉब चली जाती हैगी, तो इसी फंड के तहत आप लोगों को कुछ पेंशन टाइप के फॉर्म में या फिर कुछ मनी जो है आपके अनएम्प्लॉयमेंट के पीरियड में आपको मिलता रहता है। इसी के लिए एलिजिबिलिटी के अंदर कुछ रिलैक्सेशन दिया है, क्योंकि कोविड-19 का पैंडेमिक भी था। इसी को हम लोगों ने अटल बीमित व्यक्ति योजना का नाम दिया था। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी था। जो पेमेंट का जो रिलीफ था ना, उसको हम लोगों ने एनहेंस कर दिया है कि जो भी एवरेज होता है ना वेजेस का 50%, पहले वही एवरेज होता है वो 25% हुआ करता था, ठीक है ना, और ये पेएबल होगा अप टू 90 डेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तक। तो इंस्टेड ऑफ द रिलीफ बिकमिंग पेएबल 90 डेज आफ्टर अनएम्प्लॉयमेंट, वो ड्यू पेमेंट रहेगी 30 दिनों के बाद तक, और वो 30 दिनों के बाद तक की ड्यू पेमेंट बन जाएगी। प्लस में ये जो इंश्योर्ड पर्सन है, ये अपने जो क्लेम है डायरेक्टली ESI के ब्रांच ऑफिस में सबमिट कर सकता है, ठीक है। और जो इंश्योरेंस पर्सन है उसको इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिनिमम पीरियड होगा 2 ईयर्स का, यानी कि उसके अनएम्प्लॉयमेंट से, और उसने कंट्रीब्यूट किया होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 78 डेज। उसका जो कंट्रीब्यूशन पीरियड होना चाहिए उस फंड के अंदर एटलीस्ट 78 डेज होना चाहिए, immediately preceding to the unemployment and minimum 78 days in one of the remaining 3 contribution periods in 2 year periods प्रायर टू एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर एक्चुअली इन्होंने डिटेल में इसके बारे में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो दे नहीं रखा है, सिर्फ इन्होंने लेटेस्ट चेंजेस बताएंगे। पर मैं आपको बता देता हूँ कि 2017 के UPSC के प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आया था कि नेशनल पेंशन योजना के अंदर एलिजिबिलिटी क्या होती हैगी, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ पर भी आपको इस स्कीम के अभी स्कीम में चेंजेस हुए हैं ना, तो अब इस स्कीम के चेंजेस के कारण इस स्कीम के न्यूज़ में एग्ज़ाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 2020 में तो अभी नहीं आएगा, क्योंकि एक ही महीना बच गया एग्ज़ाम का, तो उससे पहले के जो करंट अफेयर होते हैं वो नहीं आते हैं। 2020 और 22 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस एक स्कीम्स को वैसे भी आप जाने से पहले, एग्ज़ाम से पहले स्कीम्स को सबको डिटेल में पढ़ के जाओगे ही, तो इस वाली स्कीम को ध्यान में ज़रूर रखना। कुछ तो स्कीम्स ना बहुत कॉमन होती हैं, जैसे कि जनधन योजना टाइप की हो गई, ठीक है, गरीब कल्याण योजना टाइप की होगी, कृषि कल्याण योजना, लेकिन ये वाली इतनी कॉमन नहीं रहती है कि कभी कभी नाम सुनने को मिलते हैं रेयरली, तो इनके बारे में भूल मत जाना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये भी वेलफेयर स्कीम के अंडर ही आता है। न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर का जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है उसमें 44% का इम्प्लीमेंटेशन जंप देखने को मिला था। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब सेंट्रल सेक्टर स्कीम में मैंने आप लोगों को बता रखा था कि फंडिंग जो होती है वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अगर सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होता तो कुछ परसेंट जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती, कुछ स्टेट गवर्नमेंट करती। तो इसको एडमिनिस्टर करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ MSME, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज होता है। 2008 और 9 में हम लोगों ने इसको लॉन्च किया था। एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, यानी कि आप लोन लीजिए, क्रेडिट का मतलब होता है लोन, और उसके साथ एक सब्सिडी की स्कीम लिंक की गई है, यानी कि आप लोन लीजिए, आपको उसके ऊपर कुछ सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। और क्यों लेंगे आप लोन? आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए लेंगे, आप अपना एक खुद का माइक्रो एंटरप्राइज सेटअप कीजिए। प्लस में बात ये की थी कि जहाँ पर सब्सिडी है आपको 35% तक गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, जो कि MSME सेक्टर होगा। लेकिन अगर आप 25 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग में और 10 लाख रुपए तक का सर्विस सेक्टर में लेते हैं, तब ये किया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए 2 लेवल्स के ऊपर, अगर हम नेशनल लेवल के ऊपर बात करते हैं तो खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, यहाँ पर ये नोडल एजेंसी, नोडल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल एजेंसी, एग्जीक्यूटिव एजेंसी। स्टेट लेवल के ऊपर यही स्टेट के जो खादी विलेज और इंडस्ट्री कमीशन के डायरेक्टरेट्स होते हैं, फिर स्टेट का खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड होते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, वो स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे। एलिजिबिलिटी में क्या है? पहली बात तो ये जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ नए लोगों के लिए, मतलब ये जो सैंक्शनिंग होगी इसकी, ये नए प्रोजेक्ट्स के लिए होगी, ठीक है। एग्जिस्टिंग यूनिट्स वगैरह जो हैं, जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट के सब्सिडी स्कीम को अवेल कर रही हैं, वो अलाउड नहीं है।
इसके अलावा फिर कोई भी इंडिविजुअल है, इसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है जो हमारे सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर रजिस्टर्ड है, कोई प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी है या फिर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये सब के सब इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। लेट्स कम टू जीएस पेपर 3, व्हाट आर पार्टिसिपेटरी नोट्स। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या होते हैं। देखो, मान लो ये यूएस है, ठीक है, और मान लो ये है हमारा, दोबारा बनाना पड़ेगा, ये है हमारा इंडिया, ठीक है। अब यूएस के अंदर बहुत सारे स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं। ध्यान देना, मैं स्मॉल वर्ड के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, छोटे इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स नहीं। इन लोगों को इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो ये लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे, ये एक इंस्टीट्यूट की हेल्प लेंगे, ठीक है, जिसके बारे में आपको बताऊंगा। ये इस इंस्टीट्यूट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। अब यहाँ से जो इंस्टीट्यूट है, ये इंडिया के स्टॉक मार्केट के अंदर जिसका रेगुलेटर होता है सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो है, ये इंस्टीट्यूट यहाँ पर सेबी के साथ इन्वेस्टमेंट की डील करेगा। अब सेबी को इस इंस्टीट्यूट के बारे में तो पता है, इसकी एश्योरिटी तो पता है, लेकिन सेबी को इन इन्वेस्टर के बारे में डायरेक्टली कुछ पता नहीं होता है। और ये जो इंस्टीट्यूट होता है ना, ये जो हमारे स्मॉल इन्वेस्टर्स आते हैं दूसरी कंट्री के, इनको इशू करता है पार्टिसिपेटरी नोट्स। पार्टिसिपेटरी नोट्स बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, लेकिन देखो, सेबी को डायरेक्टली इन इन्वेस्टर्स के बारे में नहीं पता होता है, सेबी को इस इंस्टीट्यूट के बारे में ज़रूर पता होता है। अब देखते हैं कि न्यूज़ का कंटेक्स्ट क्या है। वो इन्वेस्टमेंट्स जो पार्टिसिपेटरी नोट्स के तहत आ रही थी हमारे डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट में, वो थोड़ी सी सोर अप हुई हैं, यानी कि जो 63,000 करोड़ था टिल जुलाई एंड, मेकिंग इट द 4th कंसेक्यूटिव मंथली राइज, यानी कि 4th टाइम हुआ है कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में कि ये राइज हुई है। अभी जुलाई एंड तक ये 63,288 करोड़ था। तो जो भी टोटल मनी इन्वेस्टमेंट हुआ है इस रूट के तहत जुलाई तक, जिसमें से 52,356 करोड़ जो था ये इक्विटीज़ में इन्वेस्ट किया गया था, और 10,429 करोड़ डेट में, 250 करोड़ हाइब्रिड सिक्योरिटी में, और 190 करोड़ डेरिवेटिव सेगमेंट्स के अंदर। ये इसका सेगमेंट, ये सेग्रीगेशन करके बता दें कि कितना पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हुआ था। पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं? पार्टिसिपेटरी नोट्स मैंने आप लोगों को बता दिया, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको, अब वो इंस्टीट्यूट क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है, ठीक है, एक ओवरसीज़ इन्वेस्टर होता है जो विश करता है कि वो इंडिया के स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेगा विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्व्स, ठीक है, विद द मार्केट रेगुलेटर सेबी। की पॉइंट्स क्या होते हैं? पी नोट्स जो होते हैं ये ऑफशोर डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है, इक्विटी शेयर्स के साथ या फिर डेट सिक्योरिटीज़ के साथ। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टर्स एज दे कैन ट्रांसफर द ओनरशिप बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। ओके, FIIs हैव टू रिपोर्ट ऑल सच इन्वेस्टमेंट्स ऑफ सच क्वार्टर टू सेबी, ठीक है। दे नीड नॉट डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द एक्चुअल इन्वेस्टर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब FII रिपोर्ट तो कर देगा कि कितने इन्वेस्टमेंट्स आए हैं कितने क्वार्टर के अंदर, लेकिन उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता कि एक्चुअल में इन्वेस्टर कौन था उसके पास। तो गवर्नमेंट के और रेगुलेटर के कंसर्न क्या है यहाँ पर? जो प्राइमरी रीज़न है कि पी नोट्स जो हैं ये वरिंग हो रहे हैं क्योंकि बहुत ही एनोनिमस नेचर का इंस्ट्रूमेंट होता है। पहले भी न्यूज़ सुनने में आई थी कि इस मेथड को यूज़ करके मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है, यानी कि जो ब्लैक मनी होता है उसको इस प्रोसेस के तहत डाल के कंपनीज वगैरह में इन्वेस्ट करके उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये लोग कोशिश कर सकते हैं कि हमारे स्टॉक प्राइसेस को भी मैनिपुलेट करें, इसलिए थोड़ा सा कंसर्न वाला टॉपिक है। नाउ वी हैव कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड इश्यूज। थुम्बी महोत्सव 2020 का न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये पहला स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है केरला का, ठीक है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया WWF इंडिया स्टेट यूनिट, इंडिया की जो ये स्टेट यूनिट है उन्होंने ज्वाइन किए हैं हैंड्स किसके साथ? सोसाइटी फॉर द ऑर्डोनेट सोसाइटीज़ एंड थुम्बीपुरम इस फेस्टिवल के लिए। ऑफिशियल मैस्कोट जो है वो पंतलू है। अभी पंतलू बड़ा फ़नी सा नाम है, तो ऐसा कुछ दिखता है पंतलू, ठीक है, ये इनका मैस्कॉट है। नेशनल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल के बारे में जानते हैं। ये पार्ट है इनके नेशनल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का, जो ऑर्गेनाइज किया जाता है WWF इंडिया के द्वारा, बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी इन एसोसिएशन विद द नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, यूनाइटेड नेशन का एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट प्रोग्राम और IUCN। इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह इसमें इन्वॉल्व हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है ऑप्शंस में। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल जो था ये 2018 में स्टार्ट हुआ था, ताकि पब्लिक को इन जो ड्रैगन फ्लाइज का जो इंटीग्रेट रोल होता है, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, उनके बारे में अवेयर करने के लिए। प्लस में इसका एक सिबलिंग होता है डैमजल फ्लाइज, उनके बारे में भी अवेयर करने के लिए।
हम लोग देखते हैं यहाँ पे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर क्या है। एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। हेडक्वार्टर इसके ग्लैंड में है, स्विट्ज़रलैंड में। जनरली हेडक्वार्टर होते हैं जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, लेकिन ध्यान रखना ये ग्लैंड में है, स्विट्ज़रलैंड में। एम क्या है? वाइल्डनेस प्रिजर्वेशन और रिडक्शन ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। किस तरीके से ह्यूमन बींग्स का जो हार्मफुल इम्पैक्ट हो रहा है एनवायरनमेंट में, उससे वाइल्ड लाइफ को, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना। कुछ रिपोर्ट्स और प्रोग्राम्स होते हैं इसके, आप लोगों को उनके नाम मालूम होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अच्छा एक टॉपिक और बचा है इसके बाद, ठीक है। एक होता है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, इसको पब्लिश किया जाता है 2 साल में WWF के द्वारा 1998 से, ठीक है। ये बेस होता है कि जो लिविंग प्लेनेट इंडेक्स है और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन क्या है। देन वी हैव अर्थ आवर, ये एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है WWF के द्वारा एनुअली। ये एनकरेज करता है इंडिविजुअल्स को, कम्युनिटीज़ को और बिजनेसेस को कि अपनी जो नॉन एसेंशियल इलेक्ट्रिक लाइट्स हैं उनको 1 घंटे के लिए क्लोज कर देते हैं। कोई एक स्पेसिफिक डे होता है मार्च के एंड में, एक सिंबल होता है कि प्लेनर की सेफ्टी के लिए हम लोग कमिट करते हैं 8:30 से 9 बजे तक का, तो ये अर्थ आवर होता है। डेट फॉर द नेचर स्वैप्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जो कि एक प्रोपोर्शन होता है हमारे डेवलपिंग नेशंस के फॉरेन डेट का, और इज़ फॉरगिवन इन एक्सचेंज फॉर द लोकल इन्वेस्टमेंट्स इन द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन मेजर्स। यानी कि अगर आप लोकल इन्वेस्टमेंट करते हो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन मेजर्स के अंदर, तो जो डेवलपिंग नेशंस का जो फॉरेन डेट होता है उसको माफ़ कर दिया जाता है। मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल, ये एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो सस्टेनेबल फिशिंग के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट करता है। देन हेल्दी ग्राउंड पोटैटो, एक इको ब्रांड है जहाँ पर हाई क्वालिटी के सस्टेनेबली ग्रोन, पैकेज्ड और शिप्ड पोटैटोज जो हैं कंज्यूमर्स को दिए जाते हैं बाय लेवरेजिंग इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस। यानी कि एक फार्मिंग प्रैक्टिसेस होती है जहाँ पर पेस्ट कंट्रोल को ध्यान में रखा जाता है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम होता है, वही चीज़ें ना ऑर्गेनिक प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए है। नाउ वी हैव कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। उड़ीसा हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक नोटिस इशू किया था स्टेट गवर्नमेंट को, और उसमें उन्होंने बात की थी कि जिस तरीके से जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको चेयरमैन और मेंबर सेक्रेटरी की पोस्ट दी जा रही है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर 10 साल से पिछले। इशू क्यों था? एक सोशल एक्टिविटीज़ थे, वो हाई कोर्ट चले गए थे, उन्होंने हाई कोर्ट की अटेंशन लेके गए थे इस पॉइंट के ऊपर कि जिस तरीके से हम लोग अपॉइंटमेंट कर रहे हैं एक फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी का, और जो नॉमिनेशन किया जा रहा है एक फुल टाइम और पार्ट टाइम चेयरमैन का स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, इसके प्रोविजंस कहाँ पर मेंशन्ड है? जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 का, वाटर का, उसके सेक्शन 4 में, और सेम चीज़ जो 1981 का एक्ट है एयर के रिगार्डिंग, उसके सेक्शन 5 के अंदर। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से ये जो पोस्ट है ना, इनको फिलअप करने के लिए जो US IAS और IFS के कार्डर्स को यूज़ किया जा रहा है, लेकिन इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ना उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जा रहा है। सिमिलर सी चीज़ थी, बहुत दूसरे स्टेट्स में भी कुछ की थी। एक केस फाइल किया गया था NGT के अंदर न्यू दिल्ली में, क्योंकि इस पोस्ट में रिक्वायरमेंट थी कि साइंटिफिक और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस होना चाहिए उस इंसान के पास। NGT ने भी 2016 के ऑर्डर में कुछ सिमिलर सा ऑब्जर्वेशन किया था। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था स्टेट गवर्नमेंट को कि एक पॉलिसी बनाइए कि इस तरह की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। 6 मंथ के अंदर के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया था। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स क्या होते हैं? उनको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इन परस्यूएंस ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन एक्ट 1974, और जब हम लोगों ने इनेक्टमेंट हुआ था हमारे एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 का, तो इसकी एनफोर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो इन बोर्ड्स के पास इंटरेस्ट कर दी गई थी। यानी कि इन एक्ट्स वगैरह को एनफोर्स करने के लिए इन बोर्ड बना दिए गए थे। इन सिलेक्शन मेंबर्स का जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है? जो मेंबर होते हैं स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के, इनको नॉमिनेट करती है रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। अपार्ट फ्रॉम द अबव सेड एक्ट्स, जो बोर्ड होता है वो इन्फोर्स करता है फॉलोइंग रूल एंड नोटिफिकेशन, जो कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर आते हैं, जो कि 8 हैं अपने आप में। हजार्डियस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006, अभी 2020 के बारे में ड्राफ्ट आया है, जब वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो वो 2020 हो जाएगा यहाँ पे। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, नॉइज़ पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट और फ्लाई ऐश नोटिफिकेशन, इन सबको इम्प्लीमेंट कराना, एनफोर्स कराने का काम होता है इस बोर्ड का, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का।